हमने 23 तक कंप्लीट किया था. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर 24th. क्या बोलता है 24th क्वेश्चन? क्या बोलता है? HX है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है HX, यानी कि एक एसिड है, तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि Ka का वैल्यू आपको दिया हुआ है. ठीक है. परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaX इज. अच्छा, एक सॉल्ट है. ओके, NaX एक सॉल्ट है उस एसिड का. तो HX नाम का एसिड था, NaX नाम का उसका सॉल्ट बना. तो ठीक है भाई, एसिड और सॉल्ट दिया है तो आप तुरंत समझ जाओ, बात समझ जाओ कि क्या किस चीज का होना है. हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है. ठीक है ना, किसका है? हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है. तो अल्फा ढूंढ लो, या फिर अल्फा की जगह पे हम लोग प्रेफर करते हैं उसको बोलना H. हमने पहले भी एक क्वेश्चन में किया हुआ है. और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, ज्यादा टाइम पास नहीं करना है. H का फॉर्मूला है अपना, जैसे इन जनरल इलेक्ट्रोलाइट के लिए परसेंटेज डिसोसिएशन था, वैसे सॉल्ट के लिए परसेंटेज हाइड्रोलिसिस हो गया. जैसे वहां अल्फा इंटू 100 करते थे, यहां H इंटू 100 कर लेंगे. ठीक है. अच्छा, क्या था? H की वैल्यू क्या होती है? KW अपॉन Ka इंटू C, क्योंकि एसिड का था. अगर B होता, बेस होता, तो मैं बोलता KB इंटू C. क्या मुझे कॉन्सेंट्रेशन दिए क्वेश्चन में? हाँ, 10⁻⁻1. देखो 0.1 मोलर दी है ना. Ka की वैल्यू दी है 10⁻5, बरोबर है, अपॉन, और सॉरी ऊपर क्या है? 10⁻14, मालूम ही है. तो ओवरऑल क्या आ गया? रूट ऑफ 10⁻8 का रूट आ गया, विच इज 10⁻4, और इंटू 100 कर लो, क्योंकि आपको परसेंटेज चाहिए. तो 0.01% आपका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यानी कि ऑप्शन आएगा बॉम्बे. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. एकदम सिंपल. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. चलो अगले सवाल पे जाते हैं. करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर. ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हमने एक्चुअली पी ब्लॉक में भी कवर किया है, अगर आप देखोगे तो. आपका पहली बात तो, ये एसिड्स कौन से हैं बच्चों? हमने ये नाम किए हुए हैं. ये हाइपोक्लोरस, हमने नाम किए हुए हैं ना, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक एंड परक्लोरिक, है ना, ये 4 नाम थे. अच्छा, अब इनके एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो भाई HClO है, HClO2 है. पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि एक रिवीजन हो जाए बेसिक सा. और ये अब वो पूछ रहा है कौन ज्यादा एसिडिक, कौन कम एसिडिक. तो ये तो हमको पता ही है, तो मतलब यार बचकान क्वेश्चन पूछ लिया. सीधा सीधा ऑप्शन ए हमारा आंसर है, क्योंकि अगर आपके पास एक ऐसा ऑक्सी एसिड है. अच्छा, ये सारे ऑक्सी एसिड है, बोलो हाँ या ना. ऑक्सी एसिड में सेंट्रल मेटल बोलो, सॉरी, सेंट्रल एटम सेम है सबका. सेंट्रल एटम क्या है यहां पे? सेंट्रल एटम सबका क्लोरीन है. तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा. एकदम मतलब मजाक क्वेश्चन है ये. तो एसिडिक ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है. इसका अर्थ है, इसका मीनिंग है कि आपका HClO4 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कौन ज्यादा स्टेबल है, माइंड यू, मैं बोल रहा हूं कौन ज्यादा एसिडिक है. हाँ, ध्यान से देख लेना. तो एसिडिक कैरेक्टर ऑप्शन ए, सिंपल. स्टेट हम कैसे निकालते हैं? ऑक्सीजन को आप -2 मान लो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट. हाइड्रोजन को +1 मान लो, तो यहां पे क्लोरीन आ जाएगा +7. यहां पे आ जाएगा क्लोरीन +5, +3, +1, है ना. तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का सिंपल रूल ये है कि आप ऑक्सीजन को -2 मान लो और हाइड्रोजन को +1 मान लो स्टैंडर्ड स्टेट्स में. ये रूल्स है और ये डिफाइंड रूल्स है प्रॉपर. ठीक है. अगला सवाल क्या बोलता है? सेम वैसे ही सिमिलर. pH ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट्स. ओ अच्छा सवाल है. सॉल्ट्स दिए हैं, किसका pH लेस टू मोर, ऐसा लीस्ट टू हाईएस्ट, मतलब मोस्ट. अच्छा, लीस्ट pH मतलब, ध्यान से सुनना, लीस्ट pH मतलब मोस्ट एसिडिक वाला ढूंढने को बोल रहा है बच्चों, राइट. मोस्ट एसिडिक टू मोस्ट बेसिक आपको वो सॉल्ट को ढूंढने को बोल रहा है. और ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेंथ ऑफ बेस और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पे ये डिपेंड करेगा. अभी NaCl क्या है? NaCl तो न्यूट्रल है. ठीक है, न्यूट्रल मतलब 7. और ये HCl तो सबसे एसिडिक ही होगा, सवाल ही नहीं है. तो
आप सिर्फ बी और डी में से आंसर होगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि सब में, दोनों में ये है। और आपका NH4Cl ये ओवरऑल बेसिक होने वाला है कि एसिडिक होने वाला है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है ना ये, तो ये हाइड्रोलिसिस पे ओवरऑल एसिडिक सॉल्यूशन देता है। तो आंसर आपका आ जाता है ऑप्शन बॉम्बे, यानी कि बी। क्यों? क्योंकि NH4Cl ये कैसा सॉल्ट है? ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन देगा। और HCl तो वैसे भी हाईली एसिडिक है ही, और NaCl न्यूट्रल दे देगा। और NaCN जो है लास्ट वाला, ये वाला, वो उल्टा NaOH है और HCN है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का देगा। तो ये ओवरऑल आपको बेसिक सॉल्यूशन देगा, मतलब इसका पीएच सबसे हाई होगा। हाउस द पीएच? हाई सर। हाँ, तो इसका सबसे ज्यादा पीएच होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या बोलता है? फॉलोइंग एसिड्स हैव बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग और एसिड स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। तो इनको डिक्रीजिंग मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक से सबसे कम एसिडिक के इस पे लगाओ। यहां पर हम लोग बॉन्ड लेंथ के हिसाब से कंपेयर नहीं करेंगे, सरप्राइज सरप्राइज। इस तरह आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखोगे। तो आप एक स्टेटमेंट लिख के रखो, हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की कंपैरिजन कर रहे हैं। आप बोलोगे ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की कर रहे हैं, सही बात है। तो उससे क्या होगा भाई? तो उससे ये होगा, व्हेन कंपेयरिंग ऑक्सी एसिड्स, ध्यान से सुनना, व्हेन कंपेयरिंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ सेम फैमिली, अगर आप सेम फैमिली के कर रहे हो, समझो जैसे आप यहां पे हैलोजन फैमिली के कर रहे हो ना, कंसीडर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंसीडर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो यहां पर सेंट्रल एटम की हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू मोर एसिडिक, सिंपल, ऐसे देखो। अब बताओ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? तो 1 will be more acidic than 2 will be more acidic than 3, करेक्ट? सो यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन ए। समझ में आया? इजी। ये स्टेटमेंट जरूर लिख के रखना। अगर HCl HBr HI पूछे जाते तो आप साइज को कंसीडर करते। आयोडीन की साइज बड़ी तो उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो स्ट्रेंथ कम, तो आयोडीन अच्छा एसिड, तो एट दैट टाइम आयोडीन HI वुड बी द मोर एसिडिक वन। बट देयर अगेन दैट्स व्हाई द मेन थिंग इज कि ऑक्सी एसिड का कंपैरिजन अलग है, और ये जो HCl HBr HI हैं ये हाइड्रिक एसिड्स बोलते हैं, या इनको आप मिनरल एसिड्स बोलते हो बेसिकली। ठीक है ना? चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन एक्वस सॉल्यूशन? काफी इजी क्वेश्चन, कि इनमें से कौन एसिड, जो ज्यादा एसिडिक होगा मतलब जो सबसे वीकेस्ट बेस वाला है, और कौन है जो भाई जो बेसिकली आपका पानी में, एक्वस सॉल्यूशन बोला है ना, पानी में घुलने के बाद को जो आसानी से आपको ज्यादा HCl देगा। तो ज्यादा HCl देने का काम तो या तो FeCl3 या तो AlCl3 करेंगे, सीधी बात है, ये तो कॉमन सेंस है, क्योंकि वो तो 2 ही मोल HCl दे पाएगा ना डिस्पोज होने के बाद, और FeCl3 और AlCl3 वो 3 मोल दे सकते हैं पोटेंशियली। तो आंसर तो बी या सी में से ही है, ये तो पक्की बात है। समझ में आई बात? सही है। तो यहां पर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का फंडा आपको चाहिए। अब सवाल यह है कि इसमें से FeCl3 और AlCl3 में से कौन सा आपको ज्यादा इफेक्टिवली HCl निकाल के देगा। तो ऐसा रिएक्शन लिख देता हूं, सपोज मेरे पास AlCl3 है प्लस H2O है ना, इस तरह से। तो AlOH थ्राइस आ जाएगा, सॉरी AlOH थ्राइस आ जाएगा, प्लस 3HCl आ जाएगा, राइट? अब सवाल यह है कि सर ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी होना चाहिए।
होना तो ये भी चाहिए टेक्निकली, है कि नहीं बच्चों? अब मुझे इन दोनों में से डिसाइड करना है, तो बताओ किसको ज्यादा चस्का है बेस बनाने का, आयन को कि एल्यूमिनियम को? ऑब्वियसली एल्यूमिनियम को यार, है ना, ज्यादा बेटर मेटल है ना वो, तो है कि नहीं? तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम को अगर बेस बनाने का चस्का है तो वो HCl को छोड़ के अपना AlOH थ्राइस बना लेगा फटाक से। तो यानी कि आपको AlCl3 जो है वो ज्यादा इफेक्टिवली HCl बना के देगा, तो आपका ज्यादा एसिडिक वो हो जाएगा। अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूं तो अब आप समझ गए, AlCl3 फिर FeCl3। करेक्ट, बेरिलियम जो है वो बेस बना सकता है। समझ में आ गई बात सबको? अगला सवाल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 1.9 इंटू 10⁻⁷% परसेंट में दिया हुआ है शायद, हाँ। एंड डेंसिटी इज 1 ग्राम पर cc, व्हाट इज द आयोनिक कांस्टेंट फॉर वाटर? ओ बहुत अच्छा सवाल, वेरी नाइस क्वेश्चन। अब सवाल यह है कि आयोनिक कांस्टेंट क्या होता है? ऑफ कोर्स इट इज आयोनिक कांस्टेंट इज नथिंग बट द आयोनिक प्रोडक्ट। मैंने ये बोला हुआ है वैसे, हाँ मैंने लेक्चर में बोला, बट एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन नहीं है, मैंने बोला है वैसे तो, बट आयोनिक कांस्टेंट बोल सकते हो या आयोनिक प्रोडक्ट। करेक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट और आयोनिक कांस्टेंट एक ही बात है। तो यहां तो एक्चुअली हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमको पता है कि हमारा आंसर भी आने वाला है। बट अगर जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? वैसे तो हमें आंसर पता है तो हम मार्क करके आ जाएंगे, चलो ठीक है, एग्जाम के दिन तो हम मार्क करके आएंगे, बट फॉर नॉलेज लेवल अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? तो हम ऐसे देखेंगे, देखो हम ऐसे देखेंगे कि यार H2O को वो बोल रहा है डिसोसिएट करो। पहले तो ये उसने शुरुआत क्वेश्चन की यहां से की कि भाई H2O को आप डिसोसिएट करो, तो हम बोलेंगे ठीक है H प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा। अब इसका जो भी अल्फा है, समझो जितना भी अल्फा है, अब तुमने C मोल्स मतलब C उसकी कॉन्सेंट्रेशन से तुमने चालू किया, तो ये अल्फा C बनेगा, ये अल्फा C बनेगा, तो ये 1 माइनस अल्फा C रहेगा। ये मैं बहुत बार कर चुका हूं ये सेम चीज, ये तो पता होगी सबको, है ना? फिर से देख लो, अगर आपने C कॉन्सेंट्रेशन से ये चालू किया तो ये अल्फा C बनेगा, ये अल्फा C बनेगा और ये 1 माइनस अल्फा C बचेगा। करेक्ट, ठीक है। अगर नहीं समझता तो एक स्टेप और पीछे जाओ, 1 मोल से चालू करो, 1 माइनस अल्फा बनाओ और फिर सबको वॉल्यूम सेम वॉल्यूम से डिवाइड करो, क्योंकि सब कुछ एक ही सॉल्यूशन में, तो आपको ये सेम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको अल्फा दिया है, हाँ, डेंसिटी दी है, यस, तो आपको जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है C निकाल लोगे आप, तो C क्या होगा? आप बोलोगे कि यार 1 लीटर अगर मेरे पास पानी है, अगर मैं 1 लीटर में कंसिडर कर रहा हूं, क्योंकि मैं मोलारिटी अगर बोल रहा हूं कि भाई मैंने स्टैंडर्ड वॉल्यूम मान ली, तो ये तो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 55.55 मोल्स पर लीटर है। इतने मोल्स 1 लीटर में है, बोलो हाँ या ना? सब लोग को ये समझ में आया बच्चों? यस, की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, C मिल गया, और H प्लस बोलो या फिर OH माइनस बोलो, दोनों की वैल्यू क्या है? अल्फा C है, अल्फा C है, बरोबर है ना? कितनी आएगी वैल्यू? अल्फा कितना है? 1.9 इंटू 10⁻⁷% है, इतना वो -9 हो जाएगा ना, क्योंकि वो डिवाइड बाय 100 होगा। समझ में आ रहा है? और इसका मैं स्क्वायर कर दूं, ये मेरा आंसर है, बोलो हाँ या ना? है ना, ये अल्फा, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? 55.55। इसको 1000/18 ही लिख देता हूं, चलो ठीक है, तो उसको 1000/18 लिख दूं अगर, तो रफली ये आ जाएगा। अब अप्रोक्सीमेशन 1.9 इंटू 1.9 इंटू 10⁻⁸ इंटू, ये ऊपर 10⁻³ था तो उसको 10⁻6 कर लेता हूं, और इंटू 1/18 इंटू 1/18 ऐसा कर लूं। और मैं अप्रोक्सीमेशन में मतलब ये दोनों को ऐसे इसको उड़ा देता हूं, ये टेंजा ये टेंजा, ऐसे समझ में आ रहा है?
मतलब उसको 1.8 मान लिया मैंने, मान लिया ऐसे, ठीक है। तो अब ओवरऑल क्या है, 10⁻18 है और ऊपर 10⁻12 ऊपर, और नीचे से ये नीचे गया तो वापस ये 10⁻2, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 × 10⁻14 ये मेरी वैल्यू आ गई। ये सॉल्व ऐसे कर लिया, क्लियर। तो प्रूफ भी हो गया, और वैसे इतना प्रूफ एग्जाम के दिन मत करने बैठना, ये तो आपके नॉलेज के लिए बता दिया, बट ऑफ कोर्स इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर लोगे। Which of the following solutions will have a pH close to 1? अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है आपको। pH close to 1 मतलब क्या, हाईली एसिडिक, हाईली बेसिक, हाईली न्यूट्रल, क्या हाईली एसिडिक चाहिए तुमको। जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है बच्चों, वो आपको क्या चाहिए, वो आपको हाईली एसिडिक चाहिए। मतलब कि जितने भी कॉम्बिनेशन दिए हैं वो इस तरह से होने चाहिए कि फाइनल जो रिजल्ट है वो ज्यादा एसिड बचना चाहिए। बात समझ आई, ठीक है। तो पहला वाला तो वैसे भी कैंसिल, क्यों, देखो जरा, मोनो एसिडिक बेस, मोनो बेसिक एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग, दोनों की सेम वॉल्यूम, सेम सब कुछ, तो पहला वाला तो न्यूट्रल है, तो ए वाला क्या बन जाएगा, ये तो न्यूट्रल बन जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। बी वाला देखो जरा, बी बॉम्बे, बी वाला देखो क्या बोला, 55 ml HCl है और 45 ml NaOH है, मतलब सिर्फ 10 ml HCl बचता है, स्लाइटली एसिडिक, यस, स्लाइटली एसिडिक बचेगा, ठीक है। तो ये चलो बी को हम लोग अभी भी ओपन रखते हैं कि चलो ये एसिडिक है, वैसे तो स्लाइटली है तो ये भी रॉन्ग ही होगा, बट फिर भी चलो मान लो एसिडिक तो है कम से कम, ठीक है। सी को देखो भाई, 10 ml HCl, 90 ml NaOH, क्या मजाक कर रहा है, ये तो बेसिक होने वाला है यार, ठीक है, इसको हटा दो, चलो खत्म करो। व्हेन आई से बेसिक मतलब कि पीएच इसका 7 होने वाला है और इसका ग्रेटर देन 7 होने वाला है ना, इसका लेस देन 7 होगा। अब डी को जरा देखते हैं, डी में क्या बोलता है वो, 75 ml ऑफ कितना, m/5 HCl प्लस 25 ml ऑफ m/5 NaOH, है ना, ये बोल रहा हूं। तो अब आप मुझे बताओ कि आपके पास ओवरऑल मिली इक्विवेलेंट्स कितने हैं H प्लस के, तो आप बोलोगे ठीक है, वो तो इजीली काउंट हो जाएंगे। मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl ऑफ H प्लस कितने हैं, तो आप बोलोगे 75 इंटू 1/5, करेक्ट। तो आपके पास 15 मिली इक्विवेलेंट है, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के कितने हैं, सॉरी OH माइनस के कितने हैं बच्चों, और बोलोगे ये बचे हैं 25 इंटू 1/5, मतलब ये 5, तो 5 तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो देयरफॉर H प्लस रिमेनिंग कितने हैं, 10 मिली इक्विवेलेंट बचेंगे। समझ में आ रही बात, सबको समझाइए, 10 मिली इक्विवेलेंट बचे, तो HCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई आपकी, मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हुई बेसिकली। तो अगर आप इसका पीएच निकालने जाओगे तो मिली इक्विवेलेंट के हिसाब से सीधा 10⁻1 इसका H प्लस बचेगा 10⁻1, समझे, H प्लस कितना बचेगा 10⁻1, और पीएच हो जाएगा सीधा 1। ओवरऑल आपके पास 100 ml वॉल्यूम थी, तो 10 बचे हैं, तो 10/100 हुआ ना 10⁻1, हाँ, क्योंकि 75 ml ये था, 25 ml ये था, तो 100 ml से डिवाइड कर लो, आंसर ही आ गया। तो पीएच आ गया 1, यानी कि ये डी मेरा करेक्ट आंसर है। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि दिल्ली। इजी, सिंपल। सॉल्यूशन प्लीज मेक श्योर करना कि लिख के रखो। अगला वाला सवाल तो ऐसे नींद में से उठ के आना चाहिए। HCl का कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, सॉरी कौन है, Cl माइनस है, और एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस, मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, बस इतना आपको देखना है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है वो, व्हाट आर द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, यानी कि ऑप्शन डी। ये मैंने आपको बहुत बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से बताया हुआ है। डेफिनेशन ये बोलता था कि कॉन्जुगेट बेस आपको अगर चाहिए तो गिवन एसिड माइनस H प्लस, गिवन एसिड माइनस प्रोटॉन आप करोगे तो आपको कॉन्जुगेट। वैसे ये कौन सी थियोरी के हिसाब से था, अरीनियस या लुइस या लॉरी ब्रॉन्स्टेड, कौन सी थियोरी के हिसाब से था ये, इसे कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा।
कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा? Fe2O3 प्लस 6HCl NH3 प्लस, इसका ऑप्शन ए आएगा करेक्ट आंसर। क्यों? तो इसमें ढंग के ऑप्शंस नहीं बनाए, अगर देखा कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस बना देते तो अच्छा होता, बट अगर आप इसको देखोगे तो व्हाट यू हैव टू कंसीडर इज सिंपल फैक्टर ऑफ Fe2O3 प्लस 6HCl। अगर मैं इसको उल्टा करके देख भी लूं, देखो उनका क्वेश्चन यही है ना कि किसका बैकवर्ड जाने का प्रेफरेंस नहीं है, दैट इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग यू दैट इनमें से कौन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, वो इनडायरेक्टली आपको ये पूछ रहा है इनमें से कौन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता, ये सवाल है उसका। है ना, इस तरह से। तो FeCl3 का जो हाइड्रोलिसिस है, अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे, FeCl3 का क्या करने की कोशिश करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा लॉजिक तो ये बोलेगा ना कि हाँ FeCl3 का हाइड्रोलिसिस करो और कुछ FeOH थ्राइस और HCl ऐसा मिलना चाहिए, करेक्ट? ऐसा हमारा दिमाग बोलता है। जरा मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में जा रहा हूं, क्योंकि आपको इससे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की थोड़ी और बेसिक नॉलेज आपकी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। देखो आप ये सोचोगे एज अ जनरल स्टूडेंट, अपन अपना टेंडेंसी होता है ऐसा सोचने का, एक मिनट को कहां गया, हाँ, अपना टेंडेंसी होता है ऐसे सोचने का कि भाई जब FeCl3 है और इसके अंदर HOH लग रहा है तो HCl बन जाएगा और FeOH थ्राइस बन जाएगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं, करेक्ट? बट ये मत भूलो कि FeCl3 जो है ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट लेके आया है। क्या लेके आया है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये एक लुईस एसिड है, इसका क्या है, ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है, तो इसीलिए ये एक क्या है, ये एक लुईस एसिड है, जिसकी वजह से इसकी टेंडेंसी है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ये क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, समझे? हाँ, क्यों? क्योंकि FeCl3 का स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह का है, तो इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, इनकम्प्लीट है। और पानी क्या लेके आया है? पानी लेके आया है दो मस्त लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर, ये भूखा नंगा आयन जो है ये मांग लेगा, ठीक है? ये मतलब वो पिक्चर में कहानी, हिंदी पिक्चर में कहानी होती है ना कि वो स्पाई को भेजते हैं, वो अवतार मूवी देखी है मैंने, इंग्लिश में जो है ना आपकी एवेटार जिसको बोलते हो आप, उसमें ऐसा है ना, वो इन्वेजन करने भेजता है और उसी को वहां पे प्यार हो जाता है, वो उनके साथ ही रह जाता है। ये वैसा हुआ, FeCl3 को आपने बोला हाइड्रोलिसिस कर, वो बोला ना ना ना, मैं चुपके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के आ जाऊंगा। तो ये बोलता है भाई मैं एक काम करूंगा, मैं वाटर के साथ में अपना बना लूंगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस तरह से, ठीक है? और इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के वो सेटल हो जाएगा अपना चुपचाप, और आपको हाइड्रोलिसिस नहीं मिलेगा, विच मीन्स कि बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन नहीं जाएगा, तो इसकी फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। समझ में आई? क्यों? क्योंकि FeCl3 प्लस H2O का कॉम्बिनेशन देखकर इसको एक बहुत ही स्टेबल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाने का मौका मिल रहा है। अब एकदम क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं। और इससे आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बड़ी हेल्प हो जाती है कि आपको कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहा है, कब बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये भी थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाता है। क्लियर? चलो बढ़िया। अगला, क्लोरिक एसिड ज्यादा स्ट्रांग है कि सल्फ्यूरिक? पर क्लोरिक कौन सा? ये देखो पहला वाला क्या है एक्चुअली, ऑप्शन ए को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दूं, ऑप्शन ए पर क्लोरिक है, देखो ना आंसर आ गया, दैट इज योर आंसर, दैट इज मोर स्ट्रांग ना, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इनफैक्ट। वो अलग बात है कि वो हम लोग उसको आइसोलेट नहीं कर पाते, वो हमारी औकात के बाहर है हम उसको जल्दी आइसोलेट नहीं कर पाते, वो अलग बात है, इसलिए हम सल्फ्यूरिक से ही खुश है। ऑप्शन सी जो है वो H2SO3 है, ध्यान से देखो जरा, सल्फ्यूरस, और ऑप्शन डी जो है वो H2SO4 है ना? तो सिंस ऐसा लिख लो ना, सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सल्फर, देयरफॉर परक्लोरिक इज मोर एसिडिक देन सल्फ्यूरिक। और प्लस इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे बच्चों, तो ये तो +7 आ रहा है और इसका +6 आ रहा है, देखो काउंट करके देख लो। ऑक्सीजन का अगर आप -2 लेते हो, हाइड्रोजन का +1 लेते हो,
तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से भी डायरेक्टली मिल जाता है आंसर क्या, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। सही है, ये क्वेश्चन है pKa ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड विच इज एंड एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज बेसिकली एस्पिरिन। ठीक है, ये अच्छा, ये आप लोग को क्यों मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नाम का एक चैप्टर आएगा, उसमें आता ही है और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं जेई में। pH of gastric juice in human beings is about 2 to 3. Wrong है actually, pH of gastric juice is around 1, highly acidic, but ठीक है चलो। और pH in small intestine is about 8। अब उनका सवाल ये है, बहुत अच्छा सवाल है, कि एस्पिरिन विल बी, बहुत अच्छा सवाल है। तो आप जरा इसको ऐसे समझो ना कि आपको माइनर सर्दी खांसी बुखार हुआ, आपने डिस्प्रिन एस्पिरिन, माइनर सरदर्द हुआ आपने ले लिया डिस्प्रिन। अब वो डिस्प्रिन आपके स्टमक में डिसॉल्व होगा कि इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होगा कि दोनों जगह नहीं होगा कि दोनों जगह डिसॉल्व हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल। डिसॉल्व मतलब आई एम सेइंग आयोनाइज। एस्पिरिन के बारे में एक दो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें भी बताता हूं, स्ट्रक्चर भी लिखवा देता हूं। ठीक है, स्ट्रक्चर भी लिखवा देता हूं। ये है आपकी बेंजीन की रिंग, सबको आती है बेंजीन रिंग बनाने? ठीक है, बेंजीन रिंग के अंदर आप OH ग्रुप लगा लो। क्या लगा लो? OH ग्रुप लगा लो और COOH ग्रुप लगा लो, दोनों साथ में बाजू बाजू में लगा दो। इसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। बहुत बच्चे इसको साइक्लिक बोलते हैं, गलत है, ध्यान देना। CYLIC है, CYC नहीं है, यहां पे प्रिंटिंग एरर है। एसिटाइल साइक्लिक एसिड नहीं है, ये सैलिसिलिक एसिड है। प्रिंटिंग एरर को चेंज कर लेना। ओके, अब वो बोल रहा है ये एसिडिक सैलिसिलिक एसिड है। इसी का एसिटाइल डेरिवेटिव जो होता है ना, इसी का एसिटाइल डेरिवेटिव जो होता है उसको आप एस्पिरिन बोलते हो, उसको आप एस्पिरिन बोलते हो। एस्पिरिन खैर वैसे तो बहुत डेंजरस दवाई है, डेंजरस इन द सेंस कि उसके साइड इफेक्ट्स काफी हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आपको यह सोचना है बच्चों, लॉजिक ये सोचना है कि सैलिसिलिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, सो देयरफॉर इट इज अ वीक एसिड। समझ रहे हो? देयरफॉर इट इज अ वीक एसिड है। और वीक एसिड की खासियत क्या है कि वीक एसिड आयोनाइज होना चाहता है कि नहीं होना चाहता? आयोनाइज नहीं होगा, वीक है ना ये। वैसे आयोनाइज वैसे भी इन जनरल ये नहीं होना चाहता। और इसका गरीबी में आटा गीला कब हो जाता है? जब ये एसिड में मिल जाएगा, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट इसको और सप्रेस कर देगा। ये मैंने सिखाया है, मैंने ये बोला था आपको कॉमन आयन इफेक्ट सिखाते वक्त मैंने एक ये फनी सा डायलॉग बोला था, आपको याद होगा कि वही गरीबों को और मतलब की सप्रेशन, ऑपरेशन करना है ना, कि अत्याचार कर रहा है वो, कि ऑलरेडी वो वीक है बेचारा और उसको और सप्रेस कर रहा है, उसको आयोनाइज होने ही नहीं दे रहा है कि नहीं। तो अगर ये एसिडिक मीडियम में चला गया, मानो ये कहां चला गया, ये एसिडिक मीडियम में चला गया, मतलब कि आपके स्टमक में कि इंटेस्टाइन में, स्टमक में कि इंटेस्टाइन में, कहां है एसिडिक मीडियम? स्टमच में। स्टमच में अगर ये चला गया, स्टमच वही स्टमच और क्या, तो स्टमच में अगर ये चला गया, अच्छा स्टोमच, ओहो सॉरी स्टोमच बोलते हैं इसको, है ना। स्टमक में अगर ये गया तो एसिडिक मीडियम में गया तो होगा सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन। यस और नो बच्चों? मतलब आयोनाइज होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? ड्यू टू सारी चीजें होनी चाहिए, पता होनी चाहिए आपको। क्या? कॉमन आयन इफेक्ट। एकदम क्लियर, बढ़िया। और यही जब वीक एसिड जब आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, यानी कि बेसिक मीडियम में जाएगा, तो एटलीस्ट उसको थोड़ी सी राहत मिलेगी, उसको वो प्रधानमंत्री रिलीफ योजना के तहत कुछ मिलेगा उसको वहां पे, है ना। तो क्या होगा? थोड़ा थोड़ा अच्छा आयोनाइज होगा। क्या ये बात समझ में आई? आयोनाइजेशन विल हैपन, विच मीन्स स्टमक में आयोनाइजेशन नहीं होगा और इंटेस्टाइन में आयोनाइजेशन होगा। इंटेस्टाइन, स्टेंटाइन है ना, स्टोमच और स्टेंटाइन, ठीक है। तो यहां पे आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि दिल्ली। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको? क्योंकि ये स्ट्रक्चर के ऊपर आपके जेई में काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, पहली बात। दूसरा,
कि सैलिसिलिक एसिड का यूज, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इस प्रॉपर्टी की वजह से इट ब्रिंग्स अबाउट, इट बिकम्स द कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर। स्टमक में अल्सर, पेट में छाले हो जाते हैं अगर जो लोग रोज पेन किलर खाते हैं ना। ऐसे आपने देखे होंगे आसपास आपके लोग ऐसे होंगे, मतलब घर में भी होते हैं कई बार, हम जानते हैं लोगों को, हर छोटी छोटी चीज में वो ये खाते हैं पेन किलर। अरे सर दुख रहा है, क्रोसिन खा ली, पेट दुख रहा है, कोई और दवाई खा ली, है ना। तो अगर बहुत ज्यादा पेन किलर आप रेगुलरली खाते हो तो आपको पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। कंपाउंड हुज 0.1 मोलार सॉल्यूशन इज बेसिक, ये भी बहुत इजी। इसके पहले एक एसिडिक वाला आया था, अब इसमें आ गया बेसिक। ये तो डायरेक्ट है, इसका ज्यादा मैं टाइम पास नहीं करने वाला हूं। सीधा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, सोडियम एसीटेट। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड, बस वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आंसर इसका ओवरऑल जो सॉल्यूशन है वो बेसिक हो जाएगा। इनमें से कौन सा कंपाउंड एसिटिक एसिड में इनसॉल्युबल है? तो एसिड में इनसॉल्युबल कौन होगा, जो बेसिक होगा या जो एसिडिक होगा? जो एसिडिक होगा वो एसिड में सॉल्युबल नहीं होगा। तो इन सब में कौन ज्यादा ये है? कैल्शियम ऑक्सलेट। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्ट है। ये लॉजिक नहीं है कि अच्छा कौन बेसिक और कौन एसिडिक है, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। अपने को कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस भी देखना पड़ेगा, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस भी देखना पड़ेगा। तो देखो फंडा ये है कि पहला मैं अगर सपोज लेता हूं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस एसिटिक एसिड, ये ऐसे ले लूं मैं, समझो, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? तो कैल्शियम इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और CH3COOCA ऐसा बनेगा ट्वाइस, ऑफ कोर्स। सही है? सबको समझा ये? यस बच्चों? हाँ। अच्छा, अब सेकेंड वाला कैल्शियम कार्बोनेट ले लो और इसमें एसिटिक एसिड ले लो, क्या बनेगा? सॉल्ट सेम बनेगा क्या अलग? क्या सॉल्ट बनेगा? अरे एसिटिक एसिड है तो सॉल्ट सेम बनेगा। बाय प्रोडक्ट भाड़ में गया, बाय प्रोडक्ट से मुझे लेना देना नहीं, मेरा सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट मेरा मेन है। अभी कैल्शियम ऑक्सलेट को ध्यान से देखो जरा, कैल्शियम ऑक्सलेट को पहले समझो तो सही। ऑक्सलेट क्या है, ऑक्सैलिक एसिड क्या है, ये समझो। पहली बात मैं बोलता हूं ऑक्सैलिक एसिड जरा समझो। तो ऑक्सैलिक एसिड है COOH COOH, दो कार्बोक्सिलेट ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक साथ, ये है। विच मीन्स इसको मैं ऐसे बोल देता हूं कि ये है C2H2O4, C2H2O4 ऐसा है ना। और कैल्शियम ऑक्सलेट है मतलब ये Ca, ऐसा समझा। तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो ये है, मतलब कि दो हाइड्रोजन हटा दूं और CaC2O4 ऐसा लगा दूं। समझ में आया? फिर से समझो, ये रहा ऑक्सैलिक एसिड। अब मेरा कैल्शियम ऑक्सलेट में लेता हूं CaC2O4 प्लस CH3COOH, इस तरह से। अब सवाल यह है, यहां पर ध्यान से सुनना, क्या यह भी आपको कैल्शियम एसीटेट बना के देगा क्या? मेरा सवाल समझा? देखो ध्यान से, यह कॉम्बिनेशन तुमको कैल्शियम एसीटेट बना के दे रहा था, यह कॉम्बिनेशन तुमको कैल्शियम एसीटेट बना के दे रहा था, यह कॉम्बिनेशन तुमको कैल्शियम एसीटेट बना के देगा क्या? नहीं। अरे कॉमन सेंस यूज करो। कैल्शियम को दो चॉइस दिया कि एक तो ऑक्सलेट के साथ जाएगा और एक तो एसीटेट के साथ जाएगा। कौन ज्यादा अच्छा है? ऑक्सलेट ज्यादा अच्छा है। कैल्शियम बोलेगा कि जब मेरे पास ऑलरेडी दीपिका है कि नहीं, तो फिर मैं क्यों मतलब तेरी गर्लफ्रेंड के पीछे क्यों देखूंगा मैं? ऐसी हालत है। तो कैल्शियम बोलता है भाई मैं ऑक्सलेट लेके खुश हूं यार, क्यों टेंशन दे रहा है मेरे को तू? तो इसीलिए वो क्या बोल रहा है कि बॉस मैं नहीं बनाने वाला एसीटेट। बात समझ में आई? यस, बढ़िया। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड ज्यादा स्ट्रांग है कि एसिटिक एसिड?
ऑक्सैलिक ज्यादा स्ट्रांग है, तो कॉन्जुगेट बेस किसका ज्यादा स्ट्रांग है, एसीटेट का या ऑक्सलेट का? हाँ, तो कैल्शियम को क्या चाहिए, कैल्शियम बोलता है नहीं भाई मैं ऑक्सलेट के साथ खुश हूं, मेरे को नहीं बनाने का है ना, तो इसीलिए ये डिसॉल्व नहीं होता, और इसीलिए कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो एसिटिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होता। क्या ये बात समझ में आई? बढ़िया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखने की जरूरत है क्या, वो लिख के इंसल्ट करूं आपके इंटेलिजेंस की? फिर भी चलो फॉर्मेलिटी के लिए लिख ही देते, क्योंकि कंप्लीट हो जाए, सेट पूरा कंप्लीट हो जाए हमारा। Ca+2H2, ठीक है, क्लियर, बढ़िया, ओके। बहुत अच्छा सवाल था, ऐसा नहीं इसको मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में गलत नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देख के करना है बच्चों। ऐसे कौन ल्यूइस एसिड नहीं है? बट BF3 के पास लुइस एसिड, BF3 के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, AlCl3 के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और BeCl2 के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और यहीं पे है सरप्राइज सरप्राइज, नन ऑफ द अबव। ये रॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के डाला यहां पे देखने के लिए कि आप लोग एलिमिनेशन से अंधे की तरह तो नहीं मार्क कर रहे। SnCl4 भी एक्चुअली लुइस एसिड है बच्चों। अब ये देखो ध्यान से, इसके पास mtd ऑर्बिटल है, मत भूलो। क्यों, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। अच्छा ये तीनों तो है, ये तीनों तो समझाने की जरूरत भी नहीं है, पहला ABC तो सबको मालूम ही है ना, वो तो टेंशन नहीं है। टिन के बारे में बात करो, टिन के बारे में बात करो, तो टिन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है बताओ? हाँ, जो ये तिनका है, इस तिन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो इसका है बच्चों, ये वैसे ग्रुप 14 का मेंबर है ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d भरने का कि नहीं भरने का, फिर बाद में भरने का, 4s2 फिर 4p6, फिर 4d भरने का क्या नहीं, फिर 5s2 फिर 5p, फिर 4d 10, फिर 5p2, काउंट करो हुआ क्या, हुए 50, मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए। 2 2 4 2 6 10, यहां तक 30 40 46, यस 50, 5s2 5p2। बट क्या मैं बोल सकता हूं कि इसमें 5d एम्प्टी है, 4f एम्प्टी है, बहुत सारा कुछ खाली खाली पड़ा हुआ है ना, ये जो खाली खाली सा है ना, उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने को रेडी है। इसका मतलब एक्चुअली देखा जाए टेक्निकली, नाउ when they had asked this question back in 1985 का IIT JEE का एग्जाम, that time yes the answer key actually mentioned, so out of all four the very obvious, with the one which is not like an obvious Lewis acid, yes you can say, but honestly अगर ये क्वेश्चन अब आपको कोई पूछता है तो आप बोल सकते हो none of the above is the correct answer। is that understood बच्चा लोग? बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सॉल्यूशन में यहां पर इस क्वेश्चन में क्या क्या आपको कंसीडर करना है, पहले ग्राफ को ध्यान से देखना है, आपको एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम दिया है, वाई एक्सिस पे पीएच दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम ऑफ HA, अब HA क्या है पहले बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड HA है और बेस है B, ठीक है, बेस है व्हाटएवर इज B, ठीक है। एक सॉल्ट तैयार हो रहा है B+HA गिविंग BH+ + A-, ये आपका एक न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन हो रहा है ना। अब ये रिएक्शन का इक्विवेलेंस पॉइंट जब भी है, तो तब वो इक्विवेलेंस पॉइंट कब रीच हुआ, ध्यान से जरा देखना बच्चों, इक्विवेलेंस पॉइंट रीच हुआ जब आपका 6 ml ऑफ बेस, यहां पर वैल्यू है देख लो, वॉल्यूम ऑफ सॉरी एसिड, 6 ml ऑफ एसिड HA का जो वैल्यू है ml में वो यहां पर ये है, और एट द सेम पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो pH है वो 10 है, समझ में आया, जो pH है वो क्या है 10 है। अब जो बफर तैयार होगा, पहले तो ये क्लियर कर लो बफर कैसा तैयार होगा, एसिडिक या बेसिक बफर होगा। एवरीबडी इज कन्विंस्ड ऑन दिस, एवरीबडी, यस, बफर बेसिक क्यों होगा, क्योंकि बेस वीक थी, है ना, बेस क्या थी,
वीक थी, आप बोलोगे ठीक है ना। अच्छा, वैसे आपको इक्विवेलेंस पॉइंट को पहचानना भी मैंने सिखाया ना कि इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद स्टीप राइज होता है, याद होगा, है ना। इक्विवेलेंस पॉइंट जहां पे खत्म मतलब पहुंच गया, उसके बाद आपको स्टीप राइज दिखता है ग्राफ में, तो आप वैसे भी देख के पहचान लोगे, कोई टेंशन नहीं आपको। अच्छा, अब यहां पर ये बोलता है कि भाई व्हाट इज द पीकेबी ऑफ द बेस, ये उसका आपको सवाल है, व्हाट इज द पीकेबी ऑफ द बेस। तो मुझे बताओ पीएच प्लस पीओएच इसका वैल्यू कितना होता है, आप बोलोगे 14। पीएच मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, ये ट्रिकी पार्ट है इस क्वेश्चन का, पीएच मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं 11 बिकॉज दिस इज 10 एंड दिस इज 12, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये इस लाइन को कट कर रहा है यहां पे, ठीक है। तो इसलिए पीएच की वैल्यू क्या लेंगे हम यहां पे 11 लेंगे। क्लियर है ये बात। तो पीएच की वैल्यू आप ले रहे हो 11, तो पीओएच आपका कितना हो गया, यानी कि 3। क्लियर, पीएच हो गया, पीओएच हो गया आपका 3। क्लियर बात। अच्छा, अब पीओएच का जो फॉर्मूला है फॉर अ बफर दैट इज पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी सॉरी प्लस log of salt upon base, correct? salt का concentration upon base का concentration, everybody with me, यहां तक क्लियर। ठीक है, अब यहां पर सॉल्ट और बेस का सेम है, क्यों? क्योंकि आपका ये ऑलरेडी इक्विवेलेंस का मिड पॉइंट यहां पर रीच हो चुका है, न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है, राइट। तो इसलिए मेरा सिंपल क्वेश्चन ये हो जाता है 3 इज इक्वल टू पी के बी और log ऑफ 1 इज व्हाट, क्योंकि सॉल्ट और बेस का कॉन्सेंट्रेशन ही सेम हो गया, तो log ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0। बेसिक बफर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया मैंने, पीओएच, तो पीकेबी की वैल्यू भी क्या आ गई 3। तो यहां पर कोइंसिडेंटली आपका पीओएच और पीकेबी दोनों सेम है बिकॉज वी आर कंसिडरिंग सॉल्ट एंड बेस का कॉन्सेंट्रेशन एज द सेम। क्या ये बात समझ में आई? तो ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था जेई एडवांस्ड 2020 का, जिसका आंसर आता है 3। क्लियर, पीओएच की वैल्यू आ गई, पीकेबी की वैल्यू आ गई 3, सिंपल। बच्चों मेंस 2020 न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है, इसमें ऑप्शंस नहीं दिए तो पूरा सॉल्व करना है अपने को। क्वेश्चन को पढ़ो। एक सॉफ्ट ड्रिंक था जिसमें उन्होंने CO2 डाला। सॉफ्ट ड्रिंक कैसे बनाते हैं अपने को मालूम ही, ऑब्वियसली सॉल्यूशन कॉलिगेटिव में हमने किया है। कार्बन डाइऑक्साइड को अंडर प्रेशर जो है वो पानी में क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। उसके ऊपर जो पार्शियल प्रेशर था कार्बन डाइऑक्साइड का वो था 30 बार, जब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व किया था, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि उस सॉफ्ट ड्रिंक का अप्रोक्सीमेट पीएच क्या है, गिवन दैट यहां पे थोड़ा सा वो मिसप्रिंट कट हुआ है, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कार्बोनिक एसिड इज दिस मच एंड डेंसिटी ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक इज 1 ग्राम पर ml। मतलब कि डेंसिटी आप पानी के जितनी मान लो 1 ग्राम पर सीसी, ये उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको दिया है के, यानी के ए जो भी आपको देखना है वो, और आपको पीएच वो पूछ रहा है। चलो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। 3 बार और 30 बार का कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना है यहां पे। पहले तो ये समझना क्या बोलता है वो, कि एक ऐसा केस उसने तुमको दिया कि व्हेन प्रेशर व्हेन तुम 44 ग्राम लोगे CO2, यानी कि 1 मोल बोलू, जब तुम CO2 को 1 मोल ले रहे हो, 44 ग्राम ले रहे हो, और जब वो पानी के साथ मिल रहा है, तो जब कार्बोनिक एसिड बन रहा है, सोडा तुम्हारा बन रहा है, तब प्रेशर 30 बार है। पहले ये समझो, लेकिन तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम कर रहे केस 2 हो। पहला ये तो समझो, तुम तो 3 बार पे ऑपरेट कर रहे हो। समझे कि नहीं समझे? केस 1 में जो बनाया सोडा, केस 1 में जो तुमने बनाया सोडा, त्याला जाऊ द्या,
ठीक है, तुम कौन से वाले पे फोकस करोगे? तुम 3 बार वाले पे फोकस करोगे। समझ आ रहा है बच्चों? पहले ये समझो। तो यहां पर ऑटोमेटिकली मैं समझ जाऊंगा कि मेरे पास ये 4.4 ग्राम है और मेरे पास कार्बोनिक एसिड 1 मोल बना कि 0.1 मोल बना? 0.1 मोल बना। पहले ये समझो, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट उन्होंने पहले ही गेम खेल दिया, क्योंकि 30 बार से 3 बार आया तो 44 से 4.4 लेके आया ना मैं। अरे जब 30 बार प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है, जब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 30 बार प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है, तो 4.4 ग्राम 3 बार प्रोड्यूस करेगा ना। और तुमको वो पहले सेंटेंस में बोल रहा है तुम्हारा सॉफ्ट ड्रिंक 3 बार पे बॉटल हुआ है, 30 पे नहीं। समझे? बात समझे कि नहीं समझे? ये तो ऐसा हो गया ना कि ये कार है, ये 100 किलोमीटर पे भाग सकती है, बट तुम 20 किलोमीटर पे चला रहे हो, तो तुम 20 किलोमीटर की बात करो ना यार। वो बोल रहा है कि CO2 is able to produce 30 बार when you are using 44 ग्राम, बट तुम्हारा एक्चुअल जो क्वेश्चन तुमको हम पूछ रहे हैं वो 3 बार पे है, तो हम कौन सा वाला कॉन्सेंट्रेशन लेंगे? हम ये वाला कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। क्या ये बात भेजे में गई? पहले उन्होंने आपको गूगली डाल दी पहले लाइन में, और यहीं पे शायद रॉन्ग हो गए होंगे, है ना? तो यहां देखो, तो अब वो आपको समझा, अच्छा ये 0.1 मोल है। अब आगे बढ़ो, अब वो बोलता है ठीक है भाई, अब कार्बोनिक एसिड लेके आओ। अच्छा, कार्बोनिक एसिड वीक है, अब कार्बोनिक एसिड जो है वो वीक है, हमको मालूम है, तो उसको अब डिसोसिएट करो ना। अब H प्लस लेके आओ, HCO3 माइनस लेके आओ। अच्छा, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला है, ये भी याद रखो, क्योंकि फर्स्ट ही है ना, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो दूसरा वाला हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, तो हम फर्स्ट वाला ही लिख रहे हैं, है ना? अब बताओ, अब बोलोगे अच्छा हाँ सर अब तो ये इजी लग रहा है, ये 0.1 मोल था, ठीक है, शुरू में ये 0 था, ये 0 था, ठीक है। अच्छा, ये 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये 0.1 अल्फा, और ये 0.1 अल्फा। अभी हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मालूम नहीं है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आई? यस। अब मुझे बताओ कि ए की मुझे बताओ, अच्छा ये एसिड है, ये एसिड है, यहां पर हमें ये मालूम है कि Ka की वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी होता है, और Ka की वैल्यू जो है वो अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा भी होता है। ये दोनों होता है ना? सही है बच्चों? यस। अच्छा, तो लेकिन मुझे क्वेश्चन में इसकी तो जरूरत ही नहीं है, भाड़ में गया, मुझे तो Ka की वैल्यू दी है, देखो दी है ना, फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है ना। तो बस मेरे लिए तो एक्चुअली इजी हो गया ना क्वेश्चन। तो अल्फा की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, तो ये 4 इंटू 10⁻⁷ जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। समझे कि नहीं समझे? 1 माइनस अल्फा को पहले इग्नोर कर लूं कि नहीं कर लूं? तो इसको ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 पहले ही मान लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कार्बोनिक एसिड बहुत ही मतलब भज्जर गरीबी है उसके घर में बेचारे के। हाँ, वो तो डिसोसिएट हो ही नहीं पा रहा, कोशिश कर रहा है ना। तो 1 माइनस अल्फा को मैंने पहले ही 1 ले लिया, तो मुझे पता है कि अल्फा स्क्वायर C इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁷ ये मेरा इक्वेशन बन जाता है। तो अल्फा की वैल्यू मेरे को आ जाएगी, क्या आ जाएगी? अच्छा, C की वैल्यू, C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कहाँ दिया है ना मेरे को, 0.1 मैंने निकाल ही ली थी कॉन्सेंट्रेशन, तो है ना। तो 0.1 मोल्स है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो 4 इंटू 10⁻⁶। तो आपके ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? 2 इंटू 10⁻3। सही है, यहां तक समझा? करेक्ट। अब मुझे बताओ H प्लस की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? तो अल्फा C होती है ना, तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻1, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁴, ये तुम्हारी किसकी वैल्यू हो गई? H प्लस की वैल्यू होगी। तो pH की वैल्यू क्या हुई? माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁴। करेक्ट। तो आंसर क्या आया?
4 माइनस log 2, यानी कि कितना आया? तो ये आया 4 माइनस 0.3010, यानी कि 3.6990। अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं तो 3.7, ये 3.7 आपका क्या आ जाता है? pH। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब वो बोल रहा है, ध्यान से सुनो अब, नहीं क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। अब यहां तक भी आने के बाद गड़बड़ कर देंगे लोग। pH किस वैल्यू में चाहिए उसको देखो जरा, वो बहुत ध्यान से देखो, घाई मत करो। वो बोल रहा है समथिंग इंटू 10⁻⁻7, सॉरी -1। तो वो समथिंग मतलब क्या है? ये जो समथिंग समथिंग यहां पे है, ये क्या है? 37 है। तो मेरा आंसर 3.7 है कि 37 है? आंसर है 37, 37 आंसर है 37। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बच्चों। इसका कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूं, बेसिक आइडिया, तो वैसे तो आप लोगों को आता ही है, एक बार बेसिक एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। क्या क्या इसमें आपको फंडे यूज करने। पहला तो ये कि भाई 4 ग्राम और 9.8 ग्राम दिया है, तो मैं जरा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसा सिस्टमैटिक तरीके से लिखता हूं। NaOH है आपके पास और H2SO4 है, ये आपके पास 4 ग्राम है इन 100 लीटर, और ये आपके पास 9.8 ग्राम है इन 100 लीटर। ठीक है, तो इसकी मोलारिटी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई 10⁻³ मोलार, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हो गई 10⁻³ मोलार। यहां तक क्लियर? सिंपल? यस, ओके। अब जब इसका डिसोसिएशन होगा तो ऐसा होगा Na प्लस OH-। ठीक है, तो अगर आपके पास ये 10⁻³ मोलार था तो ये भी 10⁻³ मोलार ही मिलेगा, पर H2SO4 का कैसा होगा बताओ? डबल हो जाएगा। सही है ना? तो ये अगर 10⁻³ मोलार था तो ये 2 इंटू 10⁻³ मोलार हो जाएगा। करेक्ट? ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन हो चुका, अब न्यूट्रलाइजेशन हुआ समझो, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन में भी उन्होंने बोला डायरेक्ट इसको नहीं मिलाना है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या करना है कि इस वाले सॉल्यूशन का 40, इस वाले का 40 ना, A एंड B, नहीं, A उन्होंने NaOH के लिए बोला है और B उन्होंने H2SO4 के लिए बोला है। तो इस वाले सॉल्यूशन का 40 लीटर लेना है और इस वाले सॉल्यूशन का 10 लीटर लेना है ना? ऐसा बोला उन्होंने। समझ में आ रही बात? यस बच्चों। तो इसके 40 लीटर में क्या है? तो इसके 40 लीटर में 4 इंटू 10⁻² मोल्स ये OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है। अग्रीड? मतलब मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 40 इंटू 10⁻³ M1V1 वाला फंडा मैंने वो यूज कर लिया ना सीधा सीधा। ठीक है, उतना तो आप समझते हो। और यहां पर H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई? 2 इंटू -2, 2 इंटू 10⁻², ये आपकी हो गई H2SO4, मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन। और फाइनल जो टोटल वॉल्यूम है 50 लीटर है। बाय द वे, फाइनल जो है टोटल वॉल्यूम, क्या टोटल जो ये है वो क्या है? 50 लीटर। यहां तक सब लोग समझ गए? यस। अच्छा, अब ये दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्या किया? न्यूट्रलाइज किया। अब मुझे बताओ OH ज्यादा है कि H+ ज्यादा है आपके पास? OH ज्यादा है ना, ये 4 इंटू 10⁻² है, ये 2 इंटू 10⁻²। तो कितना OH बचेगा? रिमेनिंग OH कितना बचेगा? तो आप बोलोगे 2 इंटू 10⁻² बचेगा। बरोबर है, हाँ या ना? यस बच्चों, जिनको नहीं समझा वो ऐसे देख लो, 0.04 माइनस 0.02 ऐसा है ना ये, तो 0.02 बचा। क्लियर? अच्छा, अब रिमेनिंग OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? इतने मोल बचे हैं 50 लीटर में। अब इजी लग रहा है एकदम, ये तो और इजी हो गया ना। क्लियर? 50 लीटर में, तो ये मैं ऐसा लिख देता हूं, चलो ऐसा है ना। तो ये हो गया 2/5
इंटू 10⁻³ 2/5 इंटू 10⁻³ ओवरऑल। समझ गया ये? 2/5 कितना होता है बोलो? 0.4 है ना। तो ये ऐसे बोल दो 4 इंटू 10⁻⁴ मोलार। ये तुम्हारा रिमेनिंग OH का कॉन्सेंट्रेशन है। क्लियर? बढ़िया। ये रिमेनिंग OH का कॉन्सेंट्रेशन। तो रिमेनिंग OH बस उसका POH निकाल लो, कितना होगा? 4 माइनस log 4 हो जाएगा बच्चों। करेक्ट? 4 माइनस log 4 नहीं हो जाएगा POH? तो 4 माइनस कितना होगा? 0.6990, जहां तक मेरा कैलकुलेशन सही है ना, कि 6020, ये ऐसा। तो 3.3010। करेक्ट? तो pH कितना होगा? 14 माइनस 3.3010 यानी कि 10.6090। तो 10.6 is your numerical value answer for this question. Did you all get this? The entire solution? Yes, बढ़िया। चलो, तो यहां तक इसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया। इसमें हमने एडवांस के क्वेश्चन, न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन, सारे वेराइटीज, एक दो क्वेश्चन बीच में मैंने छोड़े हैं जो आप खुद से एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो। ये तो बहुत इजी वाले हैं, आपको पता ही है। बट सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन हमने इसके कवर कर लिए। तो दैट फिनिशेस ऑफ आवर एंटायर इक्विलिब्रियम।